आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी। ओके, तो आज हम खत्म कर देंगे आज। जो पहले वाले जिन्होंने नहीं किया ना वो वीडियो से कर देना, यूट्यूब पे डाल देना। प्लस से स्टार्ट करना था ना, नहीं कंट्रोल ग्रुप से स्टार्ट करना था आई थिंक। देखो यहाँ पे हमारा ये हो गया था ना सारी। देखो नॉर्मली कंट्रोल ग्रुप कहाँ पे होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होता है ना कंट्रोल ग्रुप, जहाँ पर क्या होता है, जिस पर हम कोई भी मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते, राइट? और फिर उसको कंपेयर करते हैं एक्सपेरिमेंट ग्रुप के साथ जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाके जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो कंट्रोल ग्रुप, अगर ये एक स्टेटमेंट दी गई थी आपके सामने कि द ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन इज द, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन नहीं अप्लाई होती, वो कौन सा ग्रुप होता है? वो ग्रुप कंट्रोल ग्रुप होता है। आसान है ना? सेकंड क्या कह रहा है कि द वेरिएबल विच इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज, जिस वेरिएबल का, द वेरिएबल विच इम्पैक्ट द रिलेशनशिप, जो इम्पैक्ट डालता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, उसको बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। याद कर लो इस वाले को। बस कंट्रोल ग्रुप की दो ही बात याद रखनी है। एक बात आपको पहले ही पता थी कि जिसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, और दूसरा द वेरिएबल विच इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज कंट्रोल ग्रुप। उसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिकल मेथड। देखो हिस्टोरिकल मेथड के रिगार्डिंग जितनी भी बातें है ना, मतलब इतनी बार रिपीट हो रही है, बहुत बार, तो आपको बस गिनती की बातें याद करनी है, 3 या 4 और कहानी खत्म। जैसे हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है, हमारे पास पास के इवेंट्स ही होते हैं ना, पास का कोई डाटा है उसके बिहाफ पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, ऐसा ही होता है। तो हिस्टोरिकल मेथड किससे रिलेटेड है? हमारा पास्ट पास्ट इवेंट से। इवेंट्स। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च। मीनिंग बुक्स और जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या है? सोर्स ही तो होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, तभी तो आप करोगे। हिस्ट्री को ही देख के तो आप आगे रिसर्च कर रहे हो। तो बुक्स और रिकॉर्ड्स क्या है? आपके प्राइमरी सोर्स हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के। आगे क्या है? आगे क्या कह रहा है? द रिसर्च विच इज, शिवानी आवाज आ रही है, आप म्यूट रखो शिवानी। यस, द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट। बात आ गई? बात समझ? पास्ट की स्टडी के बेस पर आप एक्सप्लोर कर रहे हो नए फैक्ट्स, तो वो कौन सी रिसर्च मानी जाएगी? आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च। उसके बाद कह रहा है द कंक्लूजन फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन। देखो ये याद रखना, एक बार आएगा पेपर में जनरलाइज्ड इन अदर सिचुएशन, तो उसका आंसर बताना क्या होगा। और अब की बार आया है कैन नॉट जनरलाइज्ड इन अदर सिचुएशन, तो इसको लर्न कर लो। जब बात आए कि जो कंक्लूजन और फाइंडिंग्स है वो कौन से टाइप की रिसर्च में जनरलाइज नहीं कर सकते अदर सिचुएशन में, तो आंसर आएगा हिस्टोरिकल रिसर्च। बात समझ में आई? हेलो, हाँ जी। क्या आई बताना? जनरलाइज नहीं कर सकते हिस्टोरिकल रिसर्च में। जिसमें जनरलाइज नहीं कर सकते वो कौन सी उस रिसर्च होगी? उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल रिसर्च। रिसर्च। ठीक है। और अब आगे आएगा कि किसमें हम जनरलाइज, सेम स्टेटमेंट आएगी बस उसमें आएगा जनरलाइज, तो वो देखेंगे हम कौन सी रिसर्च में आएगा। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल मेथड। तो देखो इसमें ना आगे वाले जो आगे वाले जो इससे पहले वाले थे वो तो आपको आते हैं ना, सारे पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तीनों के तीनों, फर्स्ट 3 पॉइंट्स, राइट? और फोर्थ पॉइंट आपने याद कर लिया कि द कंक्लूजन फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज्ड इन अदर सिचुएशन, अदर सिचुएशन में जनरलाइज नहीं की जा सकती, उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च। अब ये कह रहा है कि हिस्टोरिकल मेथड क्या यूज करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये रिपीट होएगा। यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्राइमरी सोर्सेज को लेकर चलेगा या सेकेंडरी को, ये दोनों को लेके चलता है हिस्टोरिकल मेथड। क्लियर बात? थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हिस्टोरिकल मेथड में? एस्टेब्लिशिंग द पैटर्न ऑफ इवेंट विच हैव हैपेंड। बात समझ आई? हैपेंड से ही समझ आ गया।
थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब इसने बोल दिया प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, हिस्टोरिकल मेथड। अदरवाइज आप ये भी सोच सकते हो कि कहीं ये एक्सपोज फैक्टो हो, क्योंकि इवेंट घटा है ना, आप ये सोच जाओ कोई घटना घट गई, बट आगे इसने क्या बोला, थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, तो आंसर क्या आएगा हमारा, हिस्टोरिकल मेथड, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एम्प्लॉय इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म फॉर शिफ्टिंग एज एविडेंस एंड डेटा। शिफ्ट कर रहे हैं एज एविडेंस, तथ्य, तो जो एविडेंसेस होते हैं वो भी हमारे पास से निकल कर आते हैं, तो उसका भी आंसर क्या होगा, हिस्टोरिकल मेथड। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस आर यूजुअली इम्प्लाइड रादर देन बीइंग एक्सप्लिसिट। मीनिंग जो हाइपोथेसिस होती है ना वो यूजुअली इम्प्लाइड होती है, और आप ये मान के चलो कि हाइपोथेसिस हम बनाते ही नहीं है हिस्टोरिकल में, ऑलरेडी हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको एक्सप्लिसिट मीनिंग एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है कि ये आपकी हाइपोथेसिस होंगी। बात समझ आई? तो वो कौन सी रिसर्च में ऐसा पॉसिबल है? हिस्टोरिकल। यस, हिस्टोरिकल में। उसके दी बाद ऊपर क्या कह वाले रहा में है, एक्सपोज्ड फैक्टो भी तो हो सकता है। किसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड of the research hypothesis are usually implied rather than being explicit। नहीं शिवानी, ये याद ही करना नहीं, इससे पड़ेगा, ऊपर वाले में हिस्टोरिकल होगा। इंटरनल इससे एंड ऊपर एक्सटर्नल वाले में, क्रिटिसिज्म। which of the following research method employ internal and external criticism for shifting as evidence and data। तो यहाँ पे ये मान लो कि एविडेंस के साथ डेटा भी दे रखा है। डेटा तो हमारा मतलब यूं ही मिलेगा ना, पास डेटा की बात हो रही है ना, पैटर्न की बात, कुछ पास के बारे में बात हो रही है, तो ऐसी तो है नहीं कि कोई अलग से यूं दिख रहा है कि कोई घटना घटी है उसके डाटा के बारे में बात करें, और डाटा तो वैसे भी डाटा होता है, मतलब कोई घटना से रिलेटेड तो होता नहीं। एक्सपोज में मेनली ना आपकी घटना से रिलेटेड ही मिलेगा, ठीक है। डाटा वगैरह ये चीजें छोटी छोटी ध्यान रखो कि कौन सी चीजें आ रही हैं, क्योंकि ना इनका पैटर्न मतलब अगर पेपर में देंगे ना ये, तो इससे बाहर नहीं देंगे। आप खुद देख लो जितने भी आगे वाले क्वेश्चन है, जो एक्सपोज फैक्टो मेथड के जितने भी क्वेश्चन थे हमने स्टार्टिंग में करे थे, उन सब में इफेक्ट के बारे में नॉर्मली बात हो रही थी, है ना। हाँ और जी। उसका कनेक्शन है ना, हाँ उसका कनेक्शन थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंटल से भी होगा, एक्सपेरिमेंटल वाला भी करेंगे, जब क्लियर हो जाएगा तीनों, फिर क्लियर हो जाएंगे एक्सपोज फैक्टो में क्या वर्ड्स आएंगे तब आपको आंसर लगाना है, और हिस्टोरिकल में क्या आएंगे और एक्सपेरिमेंटल में क्या आएंगे। आगे है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड कब करते हो, सर्वे कर रहे हो ना आप, तो मतलब प्रेजेंट इवेंट की बात हो रही है, हाँ ठीक है। जी। उसके बाद आता है हमारा फिलोसफिकल मेथड। फिलोसफिकल किससे रिलेटेड होता है, विजन, विजन या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ थॉट्स ऑफ अ ग्रेट थिंकर, दोनों अलग से आंसर, मतलब अगर आपके हाँ सामने वैसे आ जाए नॉर्मली तब भी आंसर लगा दोगे, है ना। हाँ उसके जी। बाद है हमारा केस स्टडी मेथड। अब केस स्टडी मेथड्स के रिगार्डिंग जो बातें हैं ना वो अब फटाफट करो। अब जो मैं कह रही थी ना कि जो अदर सिचुएशन में अप्लाई होती है, जो नहीं होती उसका आंसर क्या था बताना। हिस्टोरिकल। यस, और जो होती है उसका आंसर है केस स्टडी, ठीक है। अभी करेंगे, देखो केस स्टडी नॉर्मली हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, केस स्टडी वाले क्वेश्चन या कुछ भी, तो उसमें क्या कौन सी स्टडी करते हैं हम, इन डेप्थ। तो अगर आपके सामने वर्ड आ जाए इन डेप्थ, तो आपने आंख बंद करके क्या आंसर लगाना है, केस स्टडी मेथड, ठीक है। केस स्टडी मेथड मीनिंग इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ यूनिट स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस। उसके बाद सेकंड पॉइंट फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है पेपर में कि केस स्टडी यार क्या है, उसमें है इन डेप्थ स्टडी, और नेक्स्ट वाले में क्या बोल दिया, इन डेप्थ एग्जामिनेशन। बात समझ आई? देखो एक वर्ड ही इन डेप्थ वही रहा, स्टडी की जगह एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन। उसके बाद स्टडी कंडक्टेड इन एरिया ऑफ जेनेटिक माइक्रोब बायोलॉजी, a report on the existing socio-political conditions, specialized research in the area of health and sanitation, इन वाले में ये अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद कह रहा है इन द रिसर्च मेथड, नेक्स्ट वही पॉइंट, इन द रिसर्च मेथड जनरलाइजेशन मे बी मेड दैट विल बी एप्लीकेबल टू अदर सिचुएशन ऑफ द सेम टाइप, व्हाट इज दिस कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ। केस स्टडी मेथड। यस। उसके बाद ये कह रहा है केस स्टडी रिसर्च। अब देखो इसमें फैक्ट कितने आए, इन डेप्थ इन डेप्थ इन डेप्थ, 3 बार इन डेप्थ आया, और एक बार क्या आया कि अदर सिचुएशन में जो अप्लाई हो जाए,
और तो उसको बोलेंगे हम केस स्टडी। तो केस स्टडी के बस 4-5 क्वेश्चन थे और वही थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन थे। देखो एक्सपेरिमेंटल मेथड आपका फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड होता है। जिस तरीके से हमने अभी की बात, जिस तरीके से हमने बात करी थी इससे पहले वाला क्या था, वो सर्वे मेथड, वो हमारा किससे रिलेटेड था, प्रेजेंट से रिलेटेड था। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो किससे रिलेटेड है, फ्यूचर। पता है क्यों? हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी, अभी हमें रिजल्ट का थोड़ी ना पता है, वो आगे जाके पता चलेगा। तो वो कौन सा एक्शन है हमारा, फ्यूचर एक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये मैंने जो 4 वर्ड लिख रखे हैं ना, इनको याद कर लो। ये वर्ड आपको कहीं पर भी दिखाई दे जाए, आपने आंख बंद करके एक्सपेरिमेंटल आंसर लगा देना है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन, नंबर 3 कंट्रोलिंग एंड नंबर 4 मैनिपुलेशन। ठीक है, ये वर्ड एक तरीके से की वर्ड है जो कि अगर आपको कहीं पर दिखाई दे जाए तो उसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और ऑब्जर्वेशन आ गया, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस जो आपका एम्पिरिकल होता है। तो जो एम्पिरिकल है वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल से कनेक्टेड है। बात समझ आई? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए रेफरेंस कलेक्शन क्या वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की प्रोसेस में आएगा, तो याद रखना वो नहीं आएगा। ना रेफरेंस कलेक्शन आएगा और ना ही कंटेंट एनालिसिस आएगा। बात समझ आई? याद हो गया? हाँ जी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा से आया था। अब देखो ये मैनिपुलेशन वाला, ये मैंने रेड में लिखा हुआ है ना, ये दोबारा से क्वेश्चन आया था। एक बार पहले मैनिपुलेशन आया, फिर मैनिपुलेशन आया, अब थर्ड बार फिर आया कि मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, कौन सी रिसर्च का पार्ट है मैनिपुलेशन? तो आंसर क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। राइट? आगे क्या कह रहा है, अ डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग ऑफ डेंगू फीवर, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज। जब वो 2 ड्रग की बात कर रहा है, डेंगू फीवर, वो ये उसकी चेक कर रहा है या कुछ भी है, ऐसी रिसर्च जो होती है वो एक्सपेरिमेंटली होती है। और नॉर्मली डॉक्टर्स की तो जितनी भी रिसर्च होती है ना वो एक्सपेरिमेंटल ही होती है, वो एक्सपेरिमेंट करके ही पूरा। अभी नहीं, अभी ये क्या है, कोविड की ये वैक्सीन वगैरह जो भी कुछ लगे हैं, ये भी तो हुई होंगी ना, एक्सपेरिमेंट हुआ होगा तभी जाके फाइनलाइज हुई ना। तो ये वाली जो स्टडी होती है ना, मोस्टली एक्सपेरिमेंटल स्टडी ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन। कंट्रोल ग्रुप बताओ कहाँ पे होगा, फिर ये रिपीट हो गया। एक्सपेरिमेंट। यस। उसके बाद ये लर्न कर लो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि एक ही बार आया, क्या पता रिपीट हो जाए। सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसके टाइप में। सिंगल ग्रुप होता है, एक पैरेलल ग्रुप होता है और एक रैशनल ग्रुप। 3 ग्रुप बताओ। फर्स्ट क्या है, सिंगल ग्रुप, दूसरे नंबर पे पैरेलल ग्रुप और तीसरे नंबर पे रैशनल ग्रुप। अच्छा, रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट नहीं होता, पक्की याद हुई बात? उसके हाँ बाद जी। है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या आपका नॉर्मली टेस्ट है, वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, एक ये सही मिलान का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। उसके बाद आ रहा है एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट थ्रू कंट्रोल। अब बात समझो, अगर खाली ये होता कॉज एंड इफेक्ट तो आप आंसर क्या लगा के आते, एक्सपोज फैक्टो लगाते ना। हाँ जी। लेकिन क्या आप एक्सपोज फैक्टो में कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो? क्या आपके हाथ में है कोई भी चीज? नहीं। नहीं ना। और यहाँ पर आया कि थ्रू कंट्रोल, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्लियर बात? आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच रिसर्च मेथड द मैनिपुलेशन ऑफ, आ गया वर्ड मैनिपुलेशन of an independent variable एक्सपेरिमेंट। and its effect on the dependent variable is examined with reference to a hypothesis under control condition। अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ना, मतलब जैसे आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे ये मैनिपुलेशन हो गया कि मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक बार ये तो पढ़ लेना फटाफट कि नोट वर्ड तो नहीं है कहीं पे, कहीं गलत कर दो। अदरवाइज ज्यादा सोचना मत, पेपर में फटाक आंसर लगा देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि जितनी जल्दी जो आपको आता होगा ना, जितना जल्दी उस पर टिक लगा के आगे पहुंचोगे ना, उतना ही आपका टाइम सेव होगा और कहीं और लगेगा वो टाइम। राइट? आगे क्या है, इन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च स्टडीज द ऑब्जर्वेशन डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर कंसिडर्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखो दोबारा से देखो क्वेश्चन, क्या ध्यान से पढ़ो। इन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च स्टडी, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च स्टडी की वो बात कर रहा है। द ऑब्जर्वेशन डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल, ऑब्जर्वेशन कहाँ से डिराइव होती है, आर कंसिडर फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस,
वो होती है डिपेंडेंट वेरिएबल से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तो कोई चेंज नहीं होता, तो जो ऑब्जर्वेशन डिराइव्ड होती है, और एक्सपेरिमेंटल में नॉर्मली हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। बात समझ में आई? तो आंसर क्या आएगा आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द मेथड रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व एंड मेजर इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। बताओ आंसर क्या आएगा? एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा लर्न करना। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज फोकस। ये बात आई, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहाँ पर फोकस होगा, वो आएगा आंसर एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है। ये ऐसे कैसे हो पता सकता है चलेगा? ये बस लर्न ही करना पड़ेगा शिवानी, क्योंकि एक्सपोज फैक्टर इसका आंसर है नहीं। और हम अगर हमने एक्सपोज फैक्टर लगा दिया ना, जो जो एनटीए वाले आंसर की में जो आंसर देते हैं ना, वही आंसर होता है। बस हम यही देख रहे हैं, मतलब इसका यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस किया गया है। हेलो। इसको हाँ लर्न ही जी। कर लो कि जहां पर फोकस की बात आई ना, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज फोकस, तो आंसर आएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है? इज बेस्ड ऑन मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। बिल्कुल आसान है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, द रिसर्च दैट अप्लाई द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये तो आ गया समझ। फील्ड स्टडी शिवानी करते एक हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, तुम समझो एक बार, मैं इनको। हेलो। हाँ जी। हाँ 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 शिवानी पढ़ो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। The research that apply the law at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is known as experimental research। समझ आया या बताऊं? आ गया समझ। ओके। उसके बाद नेक्स्ट तो बिल्कुल आसान है, कंट्रोल ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड कहाँ पर होंगी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है? मैनिपुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिपीट हो रही है बातें, है ना? फिर क्या कह रहा है? इन रिसर्च मेथड विच फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप विद कंट्रोल अमंग वेरिएबल। अब यहीं पर कैजुअल रिलेशनशिप है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये हमारा एक्सपोज फैक्टर में भी हो सकता था, विद लेकिन अब कंट्रोल बात है। आगे क्या आ गई? विद कंट्रोल। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्सपेरिमेंटल मेथड। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। आंसर बताओ। एक्सपेरिमेंट। यस। एक मिनट में ना बाहर चार्ज लगा रही हूँ, तब तक है ना आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो। हेलो। हाँ जी दी। हाँ
हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सेटिस्फैक्टरी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज। क्या होनी चाहिए नॉर्मल बताओ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। हाँ जी, एप्रोप्रिएटनेस, मेजरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इम्पोर्टेंट प्री रिक्वेस्टिक ऑफ अ रिसर्चर इन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। इनमें क्या जरूरी है, एक रिसर्चर को जब वो रिसर्च करने चलता है तो उसको कौन कौन सी, उसके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 एक सुपरवाइजर होना चाहिए, नंबर 2 टॉपिक होना चाहिए, नंबर 3 क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, और नंबर 4 पेशेंस होना चाहिए। ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। बात समझ आई? हेलो। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ क्वेश्चनियर। एक क्वेश्चनियर को डिजाइन करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखो नंबर 1 राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम ऑफ द स्टडी, पहले करना पड़ेगा ना। आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या एम है स्टडी का वो राइट डाउन करोगे। फिर करंट लिटरेचर को रिव्यू करोगे। थर्ड नंबर पर क्या करोगे, ड्राफ्ट ऑफ द क्वेश्चनर, क्वेश्चनर का ड्राफ्ट प्रिपेयर करोगे। और फोर्थ नंबर पर रिवाइज करोगे उस ड्राफ्ट को, और आपका क्वेश्चनर प्रिपेयर। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन studying the prospectus of a particular political party in an urban area। मीनिंग उनका क्या प्रोस्पेक्ट, वो नहीं होता कि सामने वाले का क्या विचार है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, अर्बन एरिया में वो जा रहे हैं, तो वो क्या प्रेफर करेंगे। तो वो रेटिंग स्केल नहीं फिल करवाएंगे, इंटरव्यू नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में तो पता चल जाएगा है ना कि वो किसको वोट डालना चाहते हैं, किसको चाहते हैं। और स्केड्यूल भी नहीं फिल करवाएंगे, तो वो फिल करवाएंगे। स्केड्यूल में क्या होता है कि सामने वाला रिस्पोंडेंट से खुद पूछ के और तब भरता है, जो भरने वाला होता है ना वही। तो वो क्या फिल करवाएंगे, क्वेश्चनियर, और वो खुद फिल करके देंगे। बात समझ आई? उसके बाद है हाँ जी। मेल्ड क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड कलेक्टिव क्वेश्चनियर आर इंस्टेंस ऑफ। ये क्या है, क्वेश्चनियर ये प्राइमरी कौन सा सोर्सेस। होता है, प्राइमरी सोर्स होता है ना, ये सेकेंडरी है ना, पर्सनल है ना, टेरिटरी है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चनियर दैट ऑफर नो स्कोप फॉर एनी रिस्पोंडेंट्स ओन व्यू इज कॉल्ड। आप मेल हो या फीमेल हो, ये बताओ। तो आप क्या आंसर बताओगे, या तो मेल हो या तो फीमेल हो। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए ना, मीनिंग आपके ऑब्जेक्टिव पास टाइप कोई होगा। दूसरा स्कोप है ही नहीं कि आप अपना व्यू दे पाओ। तो वो क्या हो गया ऑब्जेक्टिव आपका, टाइप क्वेश्चन। हाँ क्लोज एंडेड हो गई, यस। उससे ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं शिवानी, वो जो होते नहीं है उनको बोलते हैं, मेरे को वो एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा। जैसे मान लो ये स्क्रीन पे अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये ट्रू false है। फॉल्स। हाँ हाँ, ये इसमें अभी हमारे पास यही ऑप्शन है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते फिल। तो ये सारी क्या होते हैं आपके, क्लोज एंडेड होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे यू क्लिक करो उसमें मेल हाँ, फीमेल क्लिक आएगा, या करने फिर वाले एज होते हैं। आएगी कितने से इतनी। मतलब अभी देखो आप 21 साल से और 40 साल तक की एज है, आपका मन करेगा कि आप 21 ही ना लिख दो, आप 21 साल के होगे तो, है ना, बट आप नहीं फिल कर सकते, आपको उसी के बीच वाला ही फिल करना पड़ेगा फिर। सेलेक्ट करना होता है कुछ। हाँ तो वो होते हैं आपके क्लोज एंडेड, जिसमें आपके अपना व्यू आप नहीं डाल सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि from the list given below identify those questions which are called process rather than content based question। आपको कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं बताना, प्रोसेस वाले क्वेश्चन बताने हैं। तो याद रखना एक बात कि जो ओपन क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम है डाइवर्जेंट क्वेश्चन, और जो कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम होता है क्लोज क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर बात प्रोसेस की हो रही है और ये तो कंटेंट टीचिंग का बेस्ड नहीं हो क्वेश्चन रही। है। इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, ओपन क्वेश्चन, और ओपन को ही डाइवर्जेंट बोलते हैं, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी वही हो गए। तो आंसर क्या नहीं आएगा, क्लोज क्वेश्चन, कन्वर्जेंट क्वेश्चन, ये हो गए एक तरीके से बंधे हुए। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी फैक्ट है, मैं कहूंगी हमारा देश कब आजाद हुआ, तो आप सब एक ही आंसर दोगे। बात समझ ये आई? आपने टीचिंग का क्वेश्चन तो नहीं लिख लिया? अच्छा अच्छा, टीचिंग का लिख दिया, वो ऐसे लिख दिया होगा, मुझे लगा ये रिसर्च का ही होगा। चलो कोई नहीं, टीचिंग का हो गया, पेपर 1 में तो आएगा ही ना। आगे देखो, स्ट्रक्चर इंटरव्यू कौन सा होता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो आपका प्री पहले ही, हाँ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, ये भी वही है क्या?
नहीं। ओके। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन सा होगा? जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच। उसके बाद आता है हमारा फोकस इंटरव्यू। फोकस इंटरव्यू क्या होगा? अटेंशन ऑन द क्वेश्चन टू बी आंसर, कौन से क्वेश्चन को हमें आंसर करना है उसकी तरफ अटेंशन। आगे क्या है नेक्स्ट? क्लिनिकल इंटरव्यू, ये होते हैं इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस, याद कर लेना, ये बस एक ही क्वेश्चन था ये। उसके बाद आता है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इसके रिगार्डिंग भी एक ही क्वेश्चन था पेपर में, एक ही बार आया हुआ था, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। मुझे एक बात बताओ, इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन। बिटवीन की बात हो रही है, इसका मतलब सिंगल तो बात हो नहीं रही है ना। और इसने क्या कहा है फर्स्ट पॉइंट में? टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन। तो आंसर लग रहा है ना ये कि यही होगा। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मतलब टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन। आंसर क्या नहीं होगा? अब ये मुझे रीजन तो पता नहीं, बट एक बार देख लो आप। टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, to oversimplify the problem of research, to create a new trend in research methodology। बट मैंने ये अंदाजा जरूर लगाया कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब, इंटर मतलब बिटवीन की बात हो रही है, इसका मतलब सिंगल वाले को आप रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च। तो चले आगे। आगे है हमारा ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। मुझे ये बताओ, पार्टिसिपेटरी का मतलब? कोई अकेली तो बात हो नहीं रही है ना। इन्वॉल्वमेंट। तो इसके रिगार्डिंग फॉल्स क्या होगा? इट्स सोल पर्पस इन प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, कि सिंगल पर्पस। तो सिंगल पर्पस, तो ये तो बात गलत होगी बिल्कुल। इसका मतलब सही क्या होगा? इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज अ पावर। देखो, नॉलेज को उन्होंने पावर की तरह माना, एम्फेसिस ऑन पीपल को एज एक्सपर्ट माना। इट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, मतलब इन्होंने ना पार्टिसिप मन में सोच के देखो कि ये सारे में पार्टिसिपेटरी की बात कर रहे हैं। इन ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च, इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज अ पावर, नॉलेज को रिकॉग्नाइज किया एज अ पावर, एम्फेसिस किया पीपल को एज अ एक्सपर्ट, और ये कलेक्टिव प्रोसेस है इंक्वायरी की। तो ये सही नहीं है इसके कॉन्टेक्स्ट में। वो क्या है? सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। बस एक ही क्वेश्चन था ये भी। आगे क्वालिटेटिव रिसर्च के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है, एक बार समझ लो, सारे में सेम सेम बातें रिपीट हो रही हैं। देखो, इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम which of the following features may be considered critical। मुझे ये बताओ, क्वालिटेटिव रिसर्च लाइक कैसी रिसर्च होती है? जिसमें हम अपने ओपिनियन के स्टडी वगैरह ये चीजें होती है ना, मतलब सब्जेक्टिव इन नेचर, राइट? होती है ना? हाँ जी। हेलो। और एक बात और याद रखना, जो क्वालिटेटिव होती है वो इंडक्टिव होती है, और जो क्वांटिटेटिव होती है वो आपकी डिडक्टिव होती है। और जब मैंने इंडक्टिव डिडक्टिव के बारे में बताया था, अगर याद हो तो, वहां पे मैंने बॉटम अप के बारे में बात की थी ना, कि बॉटम अप जो होती है वो आपकी क्वालिटेटिव, वो आपकी इंडक्टिव होती है, और जो टॉप टू डाउन होती है वो आपकी डिडक्टिव होती है। मैंने ऐसे करके बताया था, जैसे टीचर जो होता है हाँ। वो आपकी डिडक्टिव होती है, और टीचर मतलब टॉप पे है और वो स्टूडेंट्स को बता रहा है, मतलब ऊपर से टॉप से डाउन पे जो बातें जा रही हैं, तो वो हमारी क्या थी? डिडक्टिव थी। बात समझ आई? और बॉटम से अप की बात जब हो रही है, और हमने कहा भी था स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है हमारी इंडक्टिव, राइट? कि बच्चों के माइंड में कुछ नया आइडिया आया या जो भी कुछ है। तो क्वालिटेटिव में फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप इंपेरिकल एविडेंस। बात समझ आई? और एक बात और याद रखना, इंपेरिकल जो होती है वो ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस वाली होती है। इंपेरिकल स्टडी आपकी क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, ठीक है? जब आप एक्सपेरिमेंट में देखोगे इंपेरिकल को तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगी, और बॉटम अप बात हो रही है, इसका मतलब इंडक्टिव वाली एम्पिरिकल की बात हो रही है, तो वो हमारी क्वालिटेटिव हो जाएगी। बात समझ आई? आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं पूछूंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? डेटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज रिसर्च टूल। अब रिसर्च टूल यूज हो गए, वो भी स्टैंडर्डाइज, तो क्या ये क्वालिटेटिव है? नहीं ना। उसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सैम्पलिंग डिजाइन विद प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक, तो ये भी क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। नेक्स्ट वाला हमारा टॉप डाउन वाला हो गया, और सिस्टमैटिक एविडेंस हो गए, तो ये भी हम कौन सी बोलेंगे? डिडक्टिव, और जो कि क्वांटिटेटिव होगी।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, की क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसको लर्न कर लेना बिल्कुल अच्छे से, ये बिल्कुल सेम टू सेम 3 बार रिपीट हुआ है कि एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा। ये बिल्कुल मेन फीचर है क्वालिटेटिव रिसर्च की, कि एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा। बात समझ आई? बेशक आपके मन में यूं लगे कि ये थोड़ा क्वांटिटेटिव है, बट आंसर इसका क्या आएगा, हर बार 3 या 4 बार रिपीट हो रखा है, एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा। ये क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर है। सेकंड फीचर क्या है, ये भी रिपीट होएगा, डाटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और पिक्चर। और पहले भी जब मैंने फीचर्स कराई थी, आई थिंक उस टाइम पे भी आया था ये, है ना, 1-2 पॉइंट मैंने वहां पे भी डाल दिए थे, वर्ड्स और पिक्चर वाला। उसके बाद है रिसर्चर बिकम्स immersed in the situation present or past related to phenomena। ये तीनों के तीनों पॉइंट आप याद कर लो, बहुत बार रिपीट होंगे, 2 या 3 बार। और है ना, वैसे भी जो लर्न नहीं हो रहा ना उसको लर्न कर लेना, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो थोड़े टेढ़े क्वेश्चन है, जो लर्न करने वाले हैं। ठीक है, हमेशा वही हो रहे हैं रिपीट। तो 3 पॉइंट कौन से हैं क्रिटिकल फीचर क्वालिटेटिव रिसर्च के, एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा, डाटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और पिक्चर, रिसर्चर बिकम इमर्स इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट रिलेटेड टू फिनोमेना। क्या नहीं है, नोट क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। कौन से नहीं है, सीकिंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग मेजर्ड सोशल फैक्ट। मेजर्ड वर्ड आ गया तो क्या आंसर आएगा, जिसको आप मेजर कर सकते हो, दैट मीन्स क्वांटिफाई कर सकते हो, और क्वांटिफाई कर सकते हो तो आंसर क्वांटिटेटिव आएगा, क्वालिटेटिव थोड़ी ना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये कह रहा है अवॉइड पॉजिटिविस्टिक एजम्पशंस एंड डेटा एनालिसिस। मुझे ये बताओ, पॉजिटिविज्म और दूसरा वर्ड था नॉर्मेटिव, क्वालिटेटिव में कौन सा होता है, नॉर्मेटिव होगा ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो मुझे बताओ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था और वैसे भी। क्वालिटेटिव में पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म तो क्वांटिटेटिव होती है, 1 सेकेंड। मतलब जो फैक्ट्स बेस्ड होती है। हेलो, हाँ जी दी। मेरी आवाज आती है? शिवानी बताओ क्या कर रही थी। अब आ रही है। मैं कह रही थी पॉजिटिविज्म तो क्वांटिटेटिव होती है ना। हाँ होती है ना क्वांटिटी, और इसमें बात हो रही है अवॉइड करने की, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्मेटिव। तो यही आएगा। मतलब जो ये और है वो क्या होंगी हमारी, जैसे सब्सक्राइब टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरी, कलेक्ट डेटा इन वो न्यूमेरिकल फॉर्म, यूज एम्पिरिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस, ये हमारी क्वांटिटेटिव में आ पोस्ट जाएंगी। पॉजिटिव। अब ये जो 68 मैंने लिखा हुआ ना, ये जो मैंने वो कराई थी, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कराई थी, उसका जो 68 पॉइंट है वो भी आपका क्वालिटेटिव से रिलेटेड है, ये मैंने इसलिए डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म। कौन सी फीचर है, नंबर 1 कह रहा है द रिसर्च इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमेना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव की बात होगी, क्वालिटेटिव है। It is conducted in actual setting as a direct source of data and the researcher is the key instrument। मुझे ये बताओ, मैंने एक बात बताई थी ना एक्चुअल सेटिंग वाले हाँ पॉइंट, जी। आ गया, मतलब थोड़ा बड़ा बना दिया लेकिन आ तो गया ना वही बात, तो ये भी फीचर है। थर्ड नंबर पर क्या आया, इट इज कंसर्न विद द प्रोसेस रादर देन सिंपली सिंपली विद आउटकम और प्रोडक्ट। ये कंसर्न किसके साथ होता है, प्रोसेस के साथ, और प्रोसेस आ गया तब भी ये आया हुआ था, प्रोसेस था ना, तब क्या था आंसर हमारा, इससे पहले में जब प्रोसेस आई थी बात, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात थी, ठीक है ना।
क्वालिटेटिव की बात थी, क्योंकि ओपन एंडेड में आप कुछ भी लिख दो, तो इसका मतलब ये भी क्वालिटेटिव है। अब कौन सा नहीं है? It seek to establish relationship among variable and explain the cause of change in major social fact. Major वर्ड आ गया तो आंसर क्या होगा? क्वांटिटेटिव। आगे क्या कह रहा है? इट अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। अब इसको लर्न कर लो, ये क्वांटिटेटिव का फीचर है, मतलब क्वालिटेटिव का नहीं है। और वैसे भी जो चीज जनरलाइज हो चुकी है यूनिवर्सल, वो हमारी डिडक्टिव हो गई। और डिडक्टिव क्या होती है हमारी? क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव तो होती ही नहीं। वो तो सबको पता है ना, फैक्ट है। बात समझ आई? आसान है हाँ ना? जी। आगे बताओ, सेम क्वेश्चन है, बताओ पढ़ के। आइडेंटिफाई द की फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। नंबर 1 क्या है? Actual setting as the source of data. बिल्कुल समझ आया। आगे सेकंड, डेटा Data take the टेक्स form of द words or वर्ड्स और picture. पिक्चर। और नेक्स्ट अब एक पॉइंट और आ गया, और वैसे भी ये दूसरे क्वेश्चन में आया हुआ Perspective. था, है ना? Concerned तो with हो गया काम। participants. अब 2 पॉइंट क्या है? कंट्रोल, ऑब्जर्व एंड मेजर। मेजर वर्ड आते ही वो नहीं माना जाएगा। आगे है हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये भी फैक्ट बेस्ड होता है, इसमें भी क्वालिटेटिव का कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। देखो ये जो मैं बोल रही थी ना कि मैं आगे पूछूंगी, वो बताओ एक बार, ये वाला पढ़ के बताओ। The first point. हाँ जी। Qualitative research paradigm emphasizes participant perspective and uses an empirical inductive approach. 2 पॉइंट आगे ना हाँ, क्वालिटेटिव के। इंडक्टिव भी आ गया और पर्सपेक्टिव भी। हाँ, इम्पिरिको इंडक्टिव। और एक बात और याद रखना, यहाँ पर इम्पिरिकल कौन सी है? इंडक्टिव वाली, इसका मतलब क्वालिटेटिव, राइट। और एक पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव। अब जो ये गलत बात है ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसका कोई मेरे से कंक्लूजन नहीं निकला, अगर आपसे निकल रहा तो निकालो। इन द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल टू यूज। नहीं, बिल्कुल आसान है, ये निकल गया था कंक्लूजन। देखो, इन द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल टू यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। ये कह रहा है कि जो आपका इंपिरिकल की बात हो रही है ना, इन द रिसर्च प्रोजेक्ट इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल। ये डिजायरेबल नहीं है, ना ही पॉसिबल है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिगम को आप यूज करो, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है। इसलिए ये बात गलत लिखी हुई है, इसलिए ये रॉन्ग है। ये इसने बोला ना कि इन द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल टू यूज बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च हाँ यही पैराडिगम। बोल रखा है कि सिर्फ हम, दोनों को हम इकट्ठा यूज नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हाँ को, जबकि हम कर सकते हैं एक्चुअल में, हाँ, अगर हमें देखना हो तो। लेकिन हम लेकिन हम कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आगे नेक्स्ट देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सप्लोरिंग अ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेंट्रल फिनोमेना। डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसका मतलब केस स्टडी से रिलेटेड हो गया, और केस स्टडी हमारी क्वालिटेटिव होती है ना। नेक्स्ट क्या है? हैविंग द लिटरेचर रिव्यू प्ले अ माइनर रोल बट जस्टिफाई द प्रॉब्लम। अब आप लिटरेचर रिव्यू ये भी कर रहे हो, मतलब क्वालिटेटिव आप, होगा। हाँ, आप पास की स्टडीज को पढ़ रहे हो, लेकिन पर्सपेक्टिव तो आपका है ना, आप कैसा समझ पा रहे हो, तो ये भी हमारा कौन सा होगा? क्वालिटेटिव होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बताओ आगे वाला। Collecting बिल्कुल data आसान based है, on words from small फ्रॉम अ number of स्मॉल नंबर individuals. ऑफ इंडिविजुअल। तो आंसर क्या आएगा? क्वालिटेटिव। Qualitative. अब गलत क्या है बताओ? डिस्क्राइबिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड को देख रहे हो ना, तो क्वालिटेटिव नहीं है। कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डाटा आ गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड प्रेजेंट क्वेश्चन विद प्रेजेंट क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वांटिटेटिव होगा। आगे क्या कह रहा है? क्वालिटेटिव रिसर्च इज एन umbrella term to refer to various research strategies that share certain characteristics. The data collected have been termed soft, rich in description. तो ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। ये भी दोबारा रिपीट हो रखा है ये क्वेश्चन। ये नेक्स्ट ही पता नहीं रिपीट हो रखा है, मैंने वैसे लिखा हुआ है, ये इससे नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है। ये 2 स्टेटमेंट थी, दोनों ठीक थी।
qualitative research is mainly hypothetical, deductive and employ mostly statistical technique for data analysis. ये quantitative की बात हो रही है, मेरे मुंह में से हाँ qualitative निकल गया डिडक्टिव। होगा। हाँ देखो डिडक्टिव आ गया, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी यूज कौन सी में होती है, डिडक्टिव में, जहां पर वो यूज हो जाती है वो हमारी क्वांटिटेटिव होगा। क्लियर बात। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये यूं का यूं है रिपीट, पता नहीं मैंने वैसे लिख रखा है, नहीं नहीं नहीं, ये सेम दो टू पार्ट सेम में क्वेश्चन है। डिवाइड कर रखा है। एक मिनट देखना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है या घूम, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा ना अलग आ रखा है ना, हाँ सेम क्वेश्चन नहीं आ रखा। एक बार ये इस तरीके से है, qualitative research is an umbrella term to refer to various ऊपर research वाली को दो strategic पार्ट में actions and डिवाइड कर रखा practices। है। एक मिनट, ओके, डिस्क्रिप्शन पीपल प्लेसेस, नहीं इसमें ना एक दो वर्ड फालतू डाल दिए ना, देखो रिच रिच इन द डिस्क्रिप्शन आगे डाल दिया ऑफ पीपल प्लेसेस एंड कन्वर्जन एटसेट्रा, है ना, एक दो बात एक्स्ट्रा डाल दी। ये दोनों की दोनों भी ठीक है, मीनिंग रिपीट, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट एक आ रखी थी ना एक बार पेपर में, वो दो बना के डाल दी, पर थोड़ी सी आगे खींच दी, जैसे रिच रिच इन डिस्क्रिप्शन यहाँ तक था, अब आगे भी लिख दिया ऑफ पीपल प्लेसेस एंड कन्वर्जन एटसेट्रा। इसका मतलब ये यूं का यूं रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बात समझ आई? हाँ जी। अब ये जरूरी नहीं है नेक्स्ट ईयर में रिपीट हुआ हो, मैंने तो ये सारे एक जगह पर लिख रखे हैं ना, तो जब क्वालिटेटिव का हुआ था ना, तो तब जाके यही रिपीट हुआ होगा, इसलिए इसके बाद ही आ गया सेम टू सेम। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई दो स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। आइडेंटिफाई करो कौन सी, नंबर वन, रिसर्च टेंड टू एनालिसिस देयर डाटा इंडक्टिवली, बात समझ आई, बिल्कुल आसान। हाँ जी। सेकंड, डाटा टेक द ये तो फॉर्म ऑफ सेम है। वर्ड और पिक्चर, आगे अच्छा समझ गई। एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा। तो तीनों के तीनों पॉइंट पहले रिपीट हो चुके हैं ना, हाँ जी। बस ये फर्स्ट पॉइंट लगा लो, यू डायरेक्टली नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट वे में से आ गया था। उसके बाद गलत क्या है कि द सब्सटेंसिव रिसर्च हाइपोथेसिस इज टेस्टेड, भाई आपने टेस्ट करके देख लिया, इसका मतलब क्वालिटेटिव नहीं है। इट अज्यूम दैट थ्री थ्री है क्या, थ्री आर सोशल फैक्ट विद अ सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव वर्ड आ गया, वो तो सब्जेक्टिव होती है क्वालिटेटिव, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर्स, फिर फीचर्स आ रखी है क्वालिटेटिव रिसर्च की। देखो ये पॉइंट मैंने बोला था ना आएगा, रिपीट होएगा, रिसर्चर बिकम्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट, उसमें थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी, इसमें छोटी आ गई, बट आ रखा है। उसके बाद इट डेवलप्स कॉन्टेक्स्ट बाउंड जनरलाइजेशन, ये तो क्वांटिटेटिव में था ना, इट यूजेस हाँ रिसर्च डिजाइन। वन सेकंड जनरलाइजेशन। देखते हैं उसके आगे क्या था, देखो याद रखना, इट डेवलप कॉन्टेक्स्ट बाउंड जनरलाइजेशन, और इसमें क्या था, फैक्ट था उसमें शायद। देखते हैं एक बार, निधि बताना अगर आपको दिखाई दे तो कहाँ पे है, ये रहा, इट कॉन्टेक्स्ट अटेम्प्ट फ्री टू है, एस्टैब्लिश यूनिवर्सल ये कॉन्टेक्स्ट, फ्री है, कॉन्टेक्स्ट फ्री, उसमें बाउंड यस है। यस यस, ये फ्री है। अब समझ आ गया ना डिफरेंस। अगर ये फ्री वर्ड है, इसका मतलब उसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री हमारी मतलब फैक्ट। बायसनेस की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है तो वो हमारा क्वालिटेटिव। वो क्वालिटेटिव होगा। कॉन्टेक्स्ट बाउंड है। अच्छा बाउंड भी लिखा हुआ है, बस तो फिर हाँ तो आंसर कॉन्टेक्स्ट अपने बाउंड आप है। आ जाए, बस तो फिर तो आंसर, हाँ बस, फ्री है तो क्वांटिटेटिव, और कॉन्टेक्स्ट बाउंड है तो क्वालिटेटिव, ठीक है। एमर्स रिसर्च डिजाइन, यूजेस एमर्स रिसर्च डिजाइन, ये भी हमारा क्वालिटेटिव होगा। अब अवॉइड बायसनेस है तो अपने आप क्वांटिटेटिव हो गया है ना, रिसर्च इज डिटेक्टेड फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बायस, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल पॉजिटिविस्ट आ गया तो भी हमारा क्या आएगा। अब ये बताओ, जैसे क्वांटिटेटिव। जैसे ये बताओ मुझे, इसमें जो क्वालिटेटिव वाला था, इसमें आपने मुश्किल से 3 पॉइंट याद करने पड़े होंगे, है ना, बाकी सारे फैक्ट बेस्ड थे ना, आराम से समझ आ रहा था। एक तो आपने एक्चुअल सेटिंग वाला याद किया है पॉइंट, क्योंकि 3 बार 4 बार रिपीट हुआ है ये, एक्चुअल सेटिंग आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा, राइट, वर्ड्स वगैरह वाला आपको पहले भी पता था।
तो यही बात है, आप ना इनको ना जो भी चीज यूं लगे ना कि ये रिपीट हो रही है उसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो, उसको यही मान लो कि ये इसकी डेफिनेशन और ये इसको हमने लर्न नहीं करना है। आगे देखो, एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू। देखो साइंटिफिक मेथड का क्या काम होता है, साइंटिफिक मेथड का काम होता है कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है, बिल्कुल क्लियर क्लियर आपको सब कुछ दिखे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एम होता है वो होता है एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशनशिप। स्पूरियस रिलेशनशिप का मतलब पता है आपको क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इसका में पढ़ा मतलब होगा। क्या होता है? कोई जेन्युइन चीज, स्पूरियस स्परियस। रिलेशन, देखो स्पूरियस रिलेशन है ना, मैं बताती हूँ क्या होता है, मतलब कैसे होता है। जब आपका ना नॉर्मली आप कोरिलेशन लगाते हो या फिर रिग्रेशन, रिग्रेशन जब आप अप्लाई करते हो तो वहां पे आप क्या देखते हो, कॉज एंड इफेक्ट देखते हो ना, जिसका किसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, ऐसा कुछ देखते हो ना। तो जहां पे ना आपके सामने दो वेरिएबल थे और दोनों वेरिएबल का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, और फिर भी आप उसके ऊपर रिग्रेशन अप्लाई कर देते हो और आप उसका कोई ना कोई रिजल्ट फाइंड आउट करके दिखा देते हो, जनरलाइज करके कि इसका ये रिजल्ट निकला। ऐसे सिचुएशन में उसके जो रिजल्ट निकलेंगे वो आपके स्पूरियस निकलेंगे। कैसे? जैसे मान लो जो हम ये बोले, साइंटिफिक है तो हम हमेशा बताती हूँ मैं, ऑथेंटिक ही होगा, तो हाँ हाँ, स्परियस भी जैसे ऑथेंटिक होते हैं। नहीं, जैसे मैं बताती हूँ नॉर्मली एग्जांपल देके स्पिरिट रिलेशन का, कि हम ये बोले कि हमारे देश में, यहाँ पे अपने देश के जो टीचर्स है ना या प्रोफेसर है उनकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, और दूसरे देश में क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, मान लो यूएसए वगैरह का एग्जांपल ले लेते हैं, तो दोनों का रिलेशन कौन सा जा रहा है, पॉजिटिव ना। और इसके ऊपर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। बट क्या रियलिटी में ऐसा इनके बीच में, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है कि इधर से सैलरी इंक्रीज हो रही है और उधर से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है? नहीं ना। तो उसको बोलते हैं स्पूरियस रिलेशन की वजह से जो रिजल्ट आया। साइंटिफिक मेथड का काम क्या होता है, ऐसे स्पूरियस रिलेशन के रिलेशनशिप से जो रिजल्ट आया होगा ना उसको एलिमिनेट करना, खत्म करना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एम होता है साइंटिफिक का। अब बताओ शिवानी क्या कह रही थी? मैं कह रही थी जो साइंटिफिक मेथड होगा तो वो हमेशा ट्रू ही होगा, मतलब हाँ ऑथेंटिक ही होगा, तो स्परियस का हाँ, मतलब भी यही होता है। स्पूरियस का मतलब क्या कोई होता है? चीज ट्रू या ऑथेंटिक, मतलब जेन्युइन। शिवानी तुम जो इस स्पूरियस का मीनिंग बता रहे हो ना वो इंग्लिश में बता रहे हो मेरे हिसाब से, और मैं बात कर रही हूँ कॉमर्स के टर्म में। स्पूरियस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? और स्पूरियस ऑथेंटिक नहीं होता, वैसे भी फॉल्स होता है, देखो सर्च करके। नहीं, स्परियस मतलब होता है कि बिल्कुल सही। नहीं बना, सही नहीं होता, वो दिखने में सही होता, आप सर्च करो। आपको लगता है, जैसे मैं रिलेशनशिप बता रही थी अभी कि इधर से क्राइम रेट, उधर से, इधर से सैलरी इंक्रीज हो रही है, उधर से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, हम कह रहे हैं दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जितनी सैलरी इंक्रीज करोगे उतना ही क्राइम रेट दूसरे देश में बढ़ेगा। ये दिखने में पॉजिटिव रिलेशनशिप है ये, लेकिन बनावटी है, ये रियलिटी नहीं है। आप देखो अच्छा, स्टूडेंट रिलेशन को ठीक है। नहीं, सर्च करके, ठीक है। उसी को एलिमिनेट करना ही साइंटिफिक मेथड का काम होता है। अब ये कह रहा है कि कौन सा काम नहीं होता, इम्प्रूव डाटा इंटरप्रिटेशन, कंफर्म ट्रायंगुलेशन, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च। हमारे को मेन बात मिल गई, हमने एम देख लिया। अब आगे कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ साइंटिफिक रिसर्च की। तो साइंटिफिक रिसर्च एम्पिरिकल होता है, थियोरेटिकल होता है और एक्सपेरिमेंटल। ये तीनों भी वर्ड याद रखो, साइंटिफिक के साथ कनेक्टेड है ये। क्या बोलो? एक्सपेरिमेंटल एम्पिरिकल, थ्योरेटिकल। थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है सीक्वेंस बताइए जी। सीक्वेंशियल ऑपरेशंस इन अ साइंटिफिक रिसर्च आर क्या है? सबसे पहले को वेरिएशन, फिर दूसरे नंबर पे आप एलिमिनेट करोगे स्पूरियस रिलेशनशिप, उसके बाद थर्ड नंबर पे जनरलाइज करोगे, लास्ट में थ्योरी डेवलप कर दोगे। फिर आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इन नियरर टू द साइंटिफिक मेथड। कौन से रिसर्च स्टेप आपके साइंटिफिक मेथड के बिल्कुल पास में है? सबसे पहले आप प्रॉब्लम सिचुएशन को परसीव करोगे, परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन। सेकेंड नंबर पर लोकेट करोगे एक्चुअल प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन। थर्ड नंबर पर हाइपोथेसिस बनाओगे। फोर्थ नंबर पर डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इन एक्शन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो एक दो तीन चार, चार स्टेप है ना, 1 2 3 4, हाँ। अब है ना आप
ये कितने सारे स्टेप्स याद करोगे, बहुत सारे और भी हैं आगे, तो इतने लर्न नहीं होंगे। सिर्फ फैक्ट समझ लो कि आगे पीछे और बीच में क्या आएगा, थोड़ा मन मन में पैटर्न ध्यान रखो, ठीक है, बिल्कुल मत लर्न करो क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स आने वाले हैं आगे, तो इतने कितने याद करोगे। बस यूं सोचो कि पहले ऐसा ही, अच्छा अगर प्रॉब्लम आ जाए तो पहले प्रॉब्लम, फिर एक्चुअल प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस लगाओगे, फिर रिजल्ट निकालने की कोशिश करोगे, लास्ट में लास्ट में टेस्ट सॉल्यूशन। करोगे। यस, क्योंकि देखो अब आगे फिर आ गया स्टेप, और वैसे भी स्टेप्स बहुत सारे आएंगे नॉर्मली रिसर्च के भी। व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड, नॉर्मली आप क्या यूज करते हो। जैसे नंबर 1, फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको नीड महसूस हुई कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। फिर आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन। फिर हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल। फिर कलेक्टिंग द डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल, और फिर डेटा को एनालिसिस करोगे और इंटरप्रिटेशन करोगे। अब एक बात और बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी हाइपोथेसिस थर्ड नंबर पर आएगी, हो सकता है सेकंड नंबर पर भी आ जाए जब और कुछ हो ही ना, ठीक है, आगे वाले कोई पॉइंट हो ही ना, मतलब हाइपोथेसिस के बाद वाले पॉइंट हो कि डेटा कलेक्शन करना है, इंटरप्रिटेशन करना है। हाइपोथेसिस लगाने के बाद ही करोगे ना, डेटा को कलेक्ट भी, इंटरप्रेट भी, सारी एनालिसिस वगैरह। तो अगर और पॉइंट हो ही ना, प्रॉब्लम के बाद सीधा फिर डेटा कलेक्शन वगैरह वाला पॉइंट हो और फिर हाइपोथेसिस हो, तब आप सेकंड नंबर पर डालो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि हाइपोथेसिस आपकी थर्ड नंबर पर होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, when planning to do a social research it is better to, जब आप सोशल रिसर्च करने की बात प्लानिंग कर रहे हो तो क्या सही रहेगा आपके लिए, तो सबसे पहले नंबर पर आता है कि बी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक। सबसे पहले आप जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर हैं उनकी स्टडी करो, उनसे फैमिलियर हो, फिर जाके आप अपनी स्टडी को अच्छा बना सकते हो। ये कह रहा है कि अप्रोच टू टॉपिक विद एन ओपन माइंड, do a pilot study before getting stuck into it, forget about the theory because this is a very practical। तो ये चीजें कोई भी सेंस नहीं बनाती। उसके बाद आता है which of the following method is used in empirical research। बताओ आंसर क्या आएगा empirical research। मैंने कहा था कि तीनों वर्ड याद रखना। वहां पे क्या था, साइंटिफिक से रिलेटेड, empirical, theoretical और साइंटिफिक था, साइंटिफिक, empirical, theoretical और एक और क्या था, एक्सपेरिमेंटल, है ना। एक्सपेरिमेंटल। यस। उसके बाद क्या है हमारा, फीचर्स ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के फीचर्स बताइए। क्लियरली डिफाइंड वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स, आपके सारे वेरिएबल और प्रोसीजर क्लियरली डिफाइंड होंगे। एम्पिरिकली वेरिफिएबल, वेरिफिएबल हाइपोथेसिस होगी, एम्पिरिकल मतलब ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस। एबिलिटी टू रूल आउट राइवल हाइपोथेसिस, रूल आउट कर देगा, उसके पास पावर है साइंटिफिक मेथड के पास कि जो उसको सही नहीं लगेगी हाइपोथेसिस उसको साइड में कर देगा। उसके बाद ये कह रहा है लिटिल और नो स्कोप फॉर सेल्फ करेक्शन। ऐसा नहीं है, साइंटिफिक मेथड में आप कर सकते हो, लेकिन इसने कहा कि कोई स्कोप ही नहीं है, ये गलत बात है। लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन, आप अच्छे से जस्टिफाई करोगे, ऐसा थोड़ी ना, थोड़ी बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो अपने कंक्लूजन को, तो ये दोनों की दोनों बातें गलत है। अब आ गया आपका, ये खत्म हो गया ये वाला जो टॉपिक था ना, कौन सा, साइंटिफिक के रिगार्डिंग, उसके स्टेप्स के रिगार्डिंग, वो खत्म। अब आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। बहुत बार क्वेश्चन आया कि कौन सा मेथड है कौन सा नहीं है, तो मैंने सारे एक ही जगह पे लिख दिए। यूं नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आया हुआ था मेथड के रिगार्डिंग, 2-3 बार क्वेश्चन आ रखे थे तो मैंने सारे एक जगह पे लिख दिए, ठीक है। बहुत बार, 4-5 बार भी आ रखे थे। हिस्टोरिकल, सर्वे, फिलोसफिकल, बेसिक, अप्लाइड, एक्शन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल। यूं लग रहा है कि कौन सा याद करना है, क्या सारे याद हैं पहले ही। याद। ओके, अब ये याद कर लो डेवलपमेंटल रिसर्च के और नेम, या डेवलपमेंटल रिसर्च को कौन कौन से नेम से जाना जा सकता है। फिलोसफिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मैं ये नहीं कह रही कि सबका एम सेम ही है। फिलोसफिकल का हमने बात करा था, किससे रिगार्डिंग था, आया था एक पॉइंट। और एक्शन का हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करने वाली। पर ये तीनों के तीनों रिसर्च डेवलपमेंटल टाइप रिसर्च है, तीनों में डेवलपमेंट होगी, बात समझ में आई। ये नहीं कि इनका अदर नेम है डेवलपमेंटल का, समझ आया। हाँ जी। ओके, आगे देखो।
अब आ गया आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च, बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, बात सब में एक ही घुमा फिरा के एक ही आएगी। देखो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। रिसर्च में क्या करते हो आप, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। तो ऐसे आ रखा था कि ये बताओ पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। अब अब एक बात हमेशा याद रखना, आप आपके सामने और भी मतलब वो हो, लिखा हुआ हो ऑप्शन में, और आइडेंटिफाई और प्रॉब्लम भी हो, तो ये मत सोचना कि आंख बंद करके सबसे पहला स्टेप हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ही होगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम, अगर ये पॉइंट गिवन है ना, तो प्रॉब्लम से को आइडेंटिफाई करने से पहले वो स्टेप आएगा कि आप प्रॉब्लम को लोकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट होगी, बात समझ रहे हो, उसके सोर्सेज ढूंढ रहे हो। तो पहला स्टेप वो आएगा, उसके बाद आएगा आपका आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। अगर देखो ये स्टेप गिवन नहीं है सर्चिंग वाला, तो आपका आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। और अगर ये स्टेप गिवन होगा तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, ये वाला सर्चिंग वाला। समझ आई बात, चला आगे। हाँ जी। आ गया हमारा फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो इसमें क्या है, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सेकंड नंबर पर लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, थर्ड नंबर पर मेथोलॉजी। अब यहाँ पे इन्होंने दिया ही नहीं हाइपोथेसिस, तो हम क्या करें, हम थोड़ी ना डाल लेंगे, हमारे सामने जो स्टेप्स हैं उनको हम लाइन वाइज लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, फिर हम लिस्ट करें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, फिर मेथोलॉजी, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा एनालिसिस, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। आगे देखो सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप, फिर सीक्वेंस आ गया। सबसे पहले आप सिलेक्शन टॉपिक का सिलेक्ट करोगे। अभी जो हमारे साथ सामने प्रॉब्लम है ना वो यही है, सबसे पहले हमें टॉपिक सेलेक्ट करना है कि किस टॉपिक पर आके हम सर्च करेंगे। फिर अगर टॉपिक मिल गया तो उसके रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, जितनों ने उस पर स्टडी कर रखी है उनको पढ़ेंगे। फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स होगी। उसके बाद ये कह रहा है कि द कोर एलिमेंट ऑफ डेजर्टेशन। देखो मैंने एक बात बताई थी, डेजर्टेशन का दूसरा नाम बताओ जल्दी, हमने बात करी थी डेजर्टेशन का दूसरा नाम क्या होता है, डेजर्टेशन को दूसरे किसी नाम से भी जानते हैं, जल्दी बताओ। शिवानी, निधि, अभिषेक, हेलो, ये बताओ नहीं आता है, आता है। याद नहीं। अच्छा देखो शिवानी, डेजर्टेशन का दूसरा नाम होता है थीसिस, मैंने बताया था उस टाइम पे, ओब्लिक लगा के लिखा लिखा हुआ था, ठीक है। तो वही बात है कि उसके कोर एलिमेंट क्या होंगे, इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें चैप्टर वाइज होते हैं, जैसे मैंने बताया नहीं था कि चैप्टर 1 के में ऑब्जेक्टिव लिखे हुए मिलेंगे आपके। तो इंट्रोडक्शन होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, रिसर्च मेथोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये मेनली कोर एलिमेंट्स होते हैं डेजर्टेशन के। उसके बाद आता है सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। बताइए कौन से लॉजिकल होंगे। नंबर 1 प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन फॉर रिसर्च डिजाइन, नंबर 2 हाइपोथेसिस मेकिंग डेवलपमेंट। एक बार ना ये बस स्टेप वाला करते ही बंद कर देंगे मीटिंग को, ठीक है, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, बस एक बार ये ध्यान से देख लो। सीक्वेंस क्या रहेगा, नंबर 1 प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, नंबर 2 हाइपोथेसिस मेकिंग। अब देखो यहाँ पर हाइपोथेसिस मेकिंग सेकंड नंबर पर आ गया, क्योंकि देखो बाकी वाला बाद वाला काम था, डेवलपमेंट, रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स विद which are interrelated in research. Number 1 observation, developing concept, number 3 hypothesis making, फिर deducing the consequences of the theory, methods employed to obtain them. फिर क्या कह रहा है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट वेरिएबल एंड एस्टेब्लिशिंग अ लॉजिकल रीजनिंग इन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, द नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च इज। आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जनरेट हाइपोथेसिस। अब आप लगाओ पढ़े लिखेगा तुक्का। उसके बाद कह रहा है विच स्टेज इन रिसर्च क्रिएट अ वर्किंग थीसिस for the research paper by specifying and organizing the category of information। दोबारा से ध्यान से देखो, which stage in research की कौन सी स्टेज में create a working thesis for the research paper by specifying and organizing the category of information। कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे आप, सबसे पहले तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके ना, तब उसके बाद आइडिया लगाओगे। अब आप डाटा कलेक्शन वगैरह तो बाद का स्टेप है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द स्कोप ऑफ एम्प्लॉइंग आईसीटी सपोर्ट इज रिलेटिवली मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च। ये वही है एथिक्स वाला ही, मतलब एथिक्स वाला नहीं है बट आईसीटी के बारे में बात कर रहा है। तो डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस करते वक्त आप आईसीटी का यूज ज्यादा करते हो, और ये मैंने वहां पे भी लिखवाया था आई थिंक। बुक के अकॉर्डिंग टू ये स्टेप मैंने लिख दिए थे, नॉर्मल से हैं। प्रॉब्लम डिफाइन करो, फिर लिटरेचर रिव्यू करो, फिर फ्रेमवर्क, जनरेट हाइपोथेसिस, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। याद रखना हाइपोथेसिस के बाद डिजाइन प्रिपेयर किया जाएगा। डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग लास्ट है। यहीं तक करें अभी, ध्यान तो आपका हाँ है जी। नहीं यहाँ पे। हाँ रुको मैं रोकती हूँ, ठीक है।